स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ रोहित सिंह। और आज हम लोग एक नया वीडियो का शुरुआत करने जा रहे हैं। नया वीडियो के साथ नया चैप्टर, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। देखिए ये फोटोग्राफ्स आपके NCERT बुक के शुरुआत में भी हैं। ये क्या कहना चाहते हैं चलिए देख लेते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ध्यान देना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है बच्चों हर वो काम जो पैसा कमाने के मकसद से किया जाता है, उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो दुकानदार दुकान पे बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं? चैरिटी करने के लिए बैठते हैं क्या? फ्री में सामान बांटने के लिए बैठते हैं क्या? नहीं, पैसा कमाने के मकसद से बैठते हैं। टीचर्स के पास आप जाते हो, ट्यूशन पढ़ने जाते होगे, बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो ट्यूशन पढ़ने जाते हो तो आप टीचर्स को क्या देते हो? फीस देते हो। तो ये भी टीचर कौन सी एक्टिविटी करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसका मकसद क्या है? पैसा कमाना है। ठीक है, तो हर वो काम जो पैसा कमाने के मकसद से किया जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। लेकिन आपके घर पे आपकी मम्मी इतना सारा काम करती हैं, घर का सारा जो भी काम है अपने सर पे रख के घूमती हैं, खाना बनाती हैं, आपके कपड़े धोते हैं, आपके लिए लंच बनाती हैं, लेकिन क्या वो उसके लिए पैसे लेती हैं क्या? नहीं। तो वो कौन सा काम करती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी वो काम जो पैसा कमाने के उद्देश्य से ना किया जाए उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही टीचर अगर अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाएगा या अपने बेटे को पढ़ा रहा है घर पे, तो क्या उससे पैसा लेगा क्या? तो नहीं, वो काम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। और हर वो काम जो पैसा कमाने के मकसद से करते हैं हम लोग, उस काम को बच्चों कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये न्यूज सेलर है, ये न्यूज पेपर रोज सुबह उठ करके बेचता है। किस लिए? इसको क्या मिलता है? पैसा। ये कूली जो सामान ढोते हैं रेलवे स्टेशन पे, बड़े बड़े बस स्टेशन पे, आपका सामान अगर भारी है, आप खुद नहीं ढो सकते तो आप कूली को हायर करते हैं, आप इनको बदले में पैसा देते हैं और ये आपको सर्विस दे रहे हैं, यानी कि सामान बेच, आपका सामान ढो रहे हैं। आगे हॉर्टिकल्चर, ये सभी लोग ग्रो कर रहे हैं, सब्जियां ग्रो कर रहे हैं। किस लिए? ताकि सब्जी बेच करके पैसा कमा सकें। ये ईंट बना रहा है मजदूर, क्योंकि इसको ईंट बनाने के बदले में क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है। ये दुकान पे अपने बैठ करके बेच रहे हैं, कपड़ों को बेच रहे हैं, कपड़ा का दुकान है। ये भी ये काम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। यानी ये सारे फोटोग्राफ्स देखने से आपको एहसास हो रहा है कि ये जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के मकसद से कर रहे हैं। आगे और क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला स्लाइड देखिए। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देश में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, जितना भी लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, उनको 3 सेक्टर्स में बांटा गया है बच्चों। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। हम लोग उन्हीं 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। यानी जो भी लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं उनको 3 ही सेक्टर में रखा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर से। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। यानी हर वो काम जो हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके करते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जो काम करते हैं, उसको हम लोग बच्चों प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझाते हैं। प्राइमरी सेक्टर का बच्चों दूसरा नाम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी है। यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है, चाहे हम धान उगाएं खेतों में, गेहूं उगाएं, मक्का उगाएं या कॉटन उगा लें, शुगर केन उगा लें, कोई भी चीज जिसका प्रोडक्शन खेतों में होता है, एग्रीकल्चरल होता है, यानी नेचुरल तरीके से होता है, जिसको हम फैक्ट्रीज में बना नहीं सकते, वो भगवान से, नेचर से हमको मिलता है। हम मेहनत करते हैं, खेतों में सीड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं और बदले में प्रोडक्शन खुद ब खुद हो जाता है, ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से हो जाता है। तो हर वो गुड्स जिसको नेचुरल तरीके से हम जिसको प्रोडक्शन करें, प्रोड्यूस करें, उसको हम लोग किस सेक्टर में रखते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, बता दिए आप लोगों को कि जितने भी खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन जो खेतों में हो, उसको कौन से सेक्टर में रखोगे? प्राइमरी सेक्टर में रखोगे। अगला है बच्चों डेयरी। डेयरी का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन। ध्यान देना,
मिल्क के प्रोडक्शन के लिए भी हम डिपेंडेंट होते हैं नेचर पे। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है किसी भी एनिमल का। देखो यहां पे लिखा जाता है वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर। फॉडर का मतलब होता है जानवरों का चारा। जानवरों का चारा कहाँ होता है? उसका खेती करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर में निकलता है, उसको हम जानवरों को खिलाते हैं और जानवर उसके बदले में हमको क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, डेयरी देते हैं। दूध को हम बना सकते हैं क्या? कोई मशीन में जो नेचुरल मिल्क है उसको बनाने का कोई प्रक्रिया नहीं है बच्चों। इसलिए मिल्क भी नेचर से डायरेक्ट हमको मिलता है। इसलिए इसको भी किस सेक्टर में रखते हैं? डेयरी को भी। इसको भी बच्चों प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। मिनरल्स एंड ओर्स, जितने भी मिनरल्स इस धरती पे पाए जाते हैं, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, कोई भी मिनरल, कोयला हो, लोहा हो, पेट्रोलियम हो, जितने भी मिनरल्स हैं वो नेचर से डायरेक्ट हमको मिलते हैं। हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। आगे है बच्चों फॉरेस्ट्री, जंगल, पेड़ पौधों से हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं बच्चों। फॉरेस्ट्री से हमको बहुत सारे मेडिसिन मिल जाते हैं, हमको घर में खिड़की में दरवाजों में लगाने के लिए लकड़ियां मिल जाती हैं। तो ये सारे जो फॉरेस्ट्री आइटम्स हमको मिलते हैं, ये जंगल को हम बना सकते हैं क्या? नहीं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमको डायरेक्टली मिलते हैं उसको किस सेक्टर में रखेंगे? प्राइमरी सेक्टर। फिशिंग भी उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एक्सप्लॉइटिंग। सच में हम नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे होते हैं बच्चों। जब कभी भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर ही क्यों ना हो, हमको प्रोडक्शन जितना करना चाहिए, हम प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम उसमें खूब सारा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर देते हैं, जिसके चलते प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो सॉयल है, सॉयल का जो नेचुरल जो उसका फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है बच्चों। मिनरल्स भी हमको नेचर से डायरेक्ट मिलता है, मिनरल्स निकाल तो लेते हैं लेकिन उसके बदले में जो सैंड्स वगैरह डालने चाहिए, माइनिंग एक बहुत ही बड़ा कारण है हमारे देश में सॉइल या लैंड डिग्रेडेशन का। तो इन सभी प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं बच्चों नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे होते हैं बस। लेकिन इतना ध्यान में रखना कि जब कभी भी नेचर से डायरेक्टली जो हमको गुड्स मिले उसको हम लोग किस सेक्टर में रखते हैं? प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में अगर आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी सेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। आई होप कि प्राइमरी सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। बस एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड वर्ड याद रखना, प्राइमरी सेक्टर कभी नहीं भूलेगा, ये ध्यान रखना। आगे है सेकेंडरी सेक्टर। अब चलो चलते हैं सेकेंडरी की ओर। प्राइमरी के बारे में एक और चीज बच्चों बताना चाहेंगे। प्राइमरी सेक्टर बेस प्रोवाइड करता है, यानी प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेस प्रोवाइड करते हैं अदर सेक्टर्स के लिए। ये कैसे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, ध्यान देना। अगला चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। It covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing industrial activity. This is the next step after the primary. ये क्या कह रहा है? बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना बस वर्ड ध्यान में रखना कि उस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स का फॉर्म हम बदल दें, रूप बदल दें। देखो, इट कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स, यानी नेचुरल प्रोडक्ट जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिल रहे थे, इनके फॉर्म को यानी कि इनके रूप को हम लोग बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं कंप्लीटली। और किस तरीके के द्वारा चेंज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा। कि एग्जांपल से आप लोगों का क्लियर करते हैं। चलो, हमने बताया कि प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? कॉटन। कॉटन को हम ले गए मशीन्स में, यहां पर है इंडस्ट्रीज, और उस मशीन से हम लोग बना दिए कॉटन से कपड़ा, ठीक है ना, क्लॉथ बना दिए कॉटन से, ठीक। तो कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक, नेचुरल प्रोडक्ट, और हम लोगों ने इसका फॉर्म बदल दिया। क्या बना दिया? उससे क्लॉथ बना दिया, कपड़ा बना दिया। और थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किसके मदद से? मशीनों के मदद से। बस यही है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बच्चों वो सेक्टर है जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट के फॉर्म को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। किसके मदद से? मशीनों के मदद से, इंडस्ट्रीज के मदद से, हम मैन्युफैक्चरिंग के मदद से उनका रूप बदल देते हैं। एक और एग्जांपल ले लो। प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है बच्चों शुगर केन। इसको हम लोग इंडस्ट्रीज में मशीनों के द्वारा उसका रूप बदल करके क्या बना देते हैं? उससे शुगर,
चीनी। तो ये चीनी जो है ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मशीनों से इसको बनाया है। इंसान, मैन मेड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट, आप एक एग्जांपल ले लो, हम लोग पोटैटो उगाते हैं, ठीक, पोटैटो को मशीन्स में ले गए, उसको बना दिए चिप्स, और चिप्स पैकेट में बिकने लगा। तो पोटैटो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हमने मशीनों के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उसके फॉर्म को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। जंगल से हम लोग ले आए लकड़ी, ठीक है ना, वुड ले आए। वुड कैसा प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट। मशीनों के द्वारा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वुड को ले गए, वहां हम लोग उससे बना दिए डेस्क, उससे बना दिए, वुड से बना दिए हम लोग डोर। तो ये डेस्क और डोर ये कैसे प्रोडक्ट हो गए, सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि हमने उनको मशीनों में बनाया। अब आगे देखिए, इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी, यानी प्राइमरी के बाद का अगला स्टेप है कौन सा, सेकेंडरी सेक्टर। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। सारे के सारे प्रोडक्ट बच्चों नेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे मैं ये कपड़ा पहना हूं, क्या ये नेचर डायरेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या नेचर डायरेक्ट भगवान जी बोर्ड बना करके भेजेंगे क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नेचर जो भी चीजें बनाता है उसको जरूरत पड़ता है मॉडिफिकेशन का, उसमें कुछ बदलाव करने का जरूरत पड़ता है। जैसे कॉटन, ये कॉटन का टी शर्ट है बच्चों, कॉटन तो हम पहन नहीं सकते, तो कॉटन को मशीनों में ले जा करके क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। कौन बनाया? मशीनों ने बनाया, इंसानों ने बनाया। तो उनके रूप को बदलना बहुत ही जरूरी है। किसके फॉर्म को? नेचुरल प्रोडक्ट्स के। एंड दिस कुड बी डन इन अ फैक्ट्री। और ये कहां होता है काम? फैक्ट्रियों में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, और वर्कशॉप और एट होम, कहीं भी कर सकते हैं आप। घर में भी मशीन रख करके आप ये काम कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वर्कशॉप हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है। किसी भी जगह पे हम एज अ रॉ मटेरियल, एज अ बेस प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं किसका? प्राइमरी सेक्टर का। और उसका यूज करके एज अ रॉ मटेरियल हम उससे बना देते हैं क्या? फिनिश्ड गुड बना देते हैं। किसका इस्तेमाल करके? मशीनों का। और वही फिनिश्ड गुड जो बनेगा उसको कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर। चलो देखते हैं एग्जांपल और क्लियर होगा। यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, यानी कॉटन क्या होता है? खेती होता है, तो एग्रीकल्चर से होता है ना। कॉटन का क्या होता है? खेती होता है, कॉटन के पौधे होते हैं। वहां से हम लोग कॉटन निकाल लिए, कॉटन फाइबर निकाल लिए, और हम उसको स्पिन करके मशीनों में क्या बना देते हैं? कपड़ा। कॉटन से कपड़ा बनाने में बच्चों बहुत सारे स्टेप है, क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना भी है। सबसे पहले कॉटन को, रॉ फाइबर को खेतों में से लाया जाता है। ला दिया कॉटन को उसके बाद स्पिनिंग किया जाता है, यानी स्पिन करके घुमा करके रॉ कॉटन से, रुई से बनाया जाता है धागा। यानी रुई को जब हम स्पिन करेंगे तो क्या बन जाएगा? धागा बन जाएगा। फिर कई धागाओं को जोड़ करके उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों वीविंग एंड निटिंग। हम कपड़ा बना देते हैं, हम लोग क्या बना लेते हैं? क्लॉथ, फाइबर बना देते हैं, ठीक है ना। हम लोग कई धागाओं को जोड़ करके कपड़ा बना लेते हैं, और उस कपड़े को फिर बाद में डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। फिर जैसा चाहो वैसा कलर करके आप कपड़े को यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कॉटन से कपड़ा बनाना, और ये जो तरीके हैं वीव स्पिन का, इसी तरीके को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर। और उससे क्या बन गया प्रोडक्ट? क्लॉथ। यूजिंग सुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, सुगर केन यानी कि गन्ने को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मशीनों में ले जाते हैं और क्या बना देते हैं? शुगर या गुड़, चीनी या गुड़ बना देते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, धरती को, मिट्टी से हम क्या बना देते हैं? ईंट बना देते हैं। एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, और उस ब्रिक का, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने में? घर और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में हम यूज करते हैं। सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। याद रखना कि सेकेंडरी सेक्टर को ही इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तो इतना जरूर याद रखना कि हर वो नेचुरल प्रोडक्ट जिसको हम मशीनों के द्वारा उसका रूप बदल देते हैं, फॉर्म बदल देते हैं, जैसे कॉटन से कपड़ा, शुगर केन से शुगर, बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, पोटैटो से चिप्स, ये सारे जो हम बनाते हैं मशीनों में, इसी प्रक्रिया को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। आई होप कि सेकेंडरी सेक्टर क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
टर्सरी सेक्टर, ये थर्ड सेक्टर। अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी को पढ़ लिया है, अब टर्सरी को पढ़ेंगे। ध्यान देना, पढ़ो। These are activities that help in the development of the primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. ये कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है बच्चों कि टर्सरी सेक्टर मदद करता है, हेल्प करता है किन सेक्टर्स को? प्राइमरी और सेकेंडरी को। ये खुद कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को हेल्प करते हैं, इनको एड करते हैं, एड प्रोवाइड करते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कुल मिलाकर के टर्सरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करता है? मदद करता है। कैसा मदद करता है? देखो, ध्यान देना। प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ, मान लो व्हीट प्रोड्यूस हुआ। सेकेंडरी सेक्टर में मान लो प्रोड्यूस हुआ कपड़ा, क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ। तो क्या ये अपने प्रोडक्शन किए हैं हम अपनी फैक्ट्री में रखने के लिए? क्या नहीं। ये कपड़ा जो प्रोड्यूस हुआ है, ये जब तक बच्चों मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो इस कपड़ा को प्रोड्यूस करने का कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। जो व्हीट है हम खेतों में उपजाए हैं, जब तक ये फैक्ट्रीज में नहीं जाएगा या ये भी मार्केट तक नहीं पहुंचेगा तो व्हीट प्रोड्यूस करने का किसानों को कोई फायदा मिला क्या? नहीं मिला। तो ये जो सर्विस है ना ट्रांसपोर्ट का यानी बसों में, ट्रकों में भर करके फैक्ट्री से सामान मार्केट तक पहुंचाने का जो मदद करना है, सपोर्ट करना है, जो ट्रक्स करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग, इसी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टर्सरी सेक्टर कहते हैं। सेम व्हीट को फैक्ट्री तक पहुंचाने वाला, चाहे ट्रैक्टर में जाए, ट्रक में जाए, बड़े बड़े ट्रेन्स में जाए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है उनको मार्केट तक, इसी को हम लोग कौन से सेक्टर में रखते हैं बच्चों? टर्सरी सेक्टर में। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? मदद करता है, सपोर्ट करता है, ऐड करता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो। अब आगे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। हमने बता दिया कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो रखने के लिए नहीं करते हैं, उसको किस लिए करते हैं? बेचने के लिए। और बेचने के लिए हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, और वो किसके द्वारा करेंगे? ट्रांसपोर्ट के द्वारा करेंगे। ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड होलसेल एंड रिटेल शॉप। हम लोग उसको बेचने के लिए, बाजार तक पहुंचाने के लिए हमको मदद लगता है किनका? ट्रक्स का और ट्रेन्स का। और यही ट्रक्स और ट्रेन्स जो चलते हैं ना, ये किस सेक्टर के एग्जांपल है? टर्सरी सेक्टर के। आगे, एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दिस इन गोडाउन्स। अब ये एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जिस दिन हम कार बनाए, क्या सारा का सारा कार उसी दिन बिकता है क्या? ऐसा तो नहीं है। जिस दिन हमने शू का मैन्युफैक्चरिंग किया या कपड़ा का किया, क्या सारा सामान उसी दिन बिक जाएगा क्या? नहीं। सामान बिकने में बच्चों समय लगता है, 3 महीने का, 2 महीने का। वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर। मान लो आपका प्रोडक्ट 2 महीने के बाद बिकेगा। आज प्रोडक्शन हुआ लेकिन बिकेगा कब? 2 महीने के बाद। तो 2 महीने तक सामान को सुरक्षित कहीं रखोगे ना, तो जिस जगह पर आप सामान को सुरक्षित रखते हैं उसको कहते हैं बच्चों गोडाउन्स। सेम एग्रीकल्चर सेक्टर में, मान लो हमने गेहूं उगाया बहुत सारा, तो क्या जिस दिन गेहूं उगाएंगे सब उसी दिन बिकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको स्टोर करके सुरक्षित रखना पड़ता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट्स तो बच्चों और जल्दी खराब हो जाते हैं अगर ढंग से नहीं रखे गए तब। तो इनको रखने के लिए जो गोडाउन्स होते हैं या बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, इनको भी हम लोग किस सेक्टर में रखते हैं? टर्सरी सेक्टर में। यानी ये भी मदद कर रहे हैं, क्या करने में? सपोर्ट कर रहे हैं किन सेक्टर्स को? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। गुड्स को प्रॉपर प्रोक्योर कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। आगे चलो, एग्जांपल्स। ट्रांसपोर्ट, टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल क्या है? ट्रांसपोर्ट्स। यानी टर्सरी सेक्टर मदद करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को एक जगह से दूसरे जगह गुड्स पहुंचाने में। ट्रांसपोर्ट में ट्रक, बसें, ये सब आ जाएंगे। स्टोरेज यानी गुड्स को, ये गुड्स को सही तरीके से स्टोर रखने के लिए एक जगह ढंग से, यानी वो खराब ना हो जाए, उनका क्वालिटी मेंटेन रहे, हम लोग एक जगह रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज। ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है। बदले में उन स्टोरेज वालों को, गोडाउन्स वाले को पैसा देना पड़ता है, वो आपके सामान को हिफाजत से अच्छे से रखते हैं। कम्युनिकेशन, हम लोग जो आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं गुड्स को बेचने में, कम्युनिकेशन, बहुत सारे ईमेल्स का, जैसे मान लो कि किसी गुड्स का हमको ये कम्युनिकेशन का मतलब है कि मान लो किसी गुड्स का हमको डिमांड है, या हमको कुछ सामान मंगवाना है, दिल्ली से खरीदना है,
हम लोग रहते हैं मान लो झारखंड में, हमको सामान मंगवाना है दिल्ली से कोई भी, तो हम उनको मेल करेंगे, ईमेल से कम्युनिकेट करेंगे, मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो भी जो सर्विस है ईमेल का, मोबाइल फोन्स का या इंटरनेट का, उसको भी हम लोग किस सेक्टर में रखते हैं बच्चों? टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। अगला बैंकिंग। बैंक आपको कोई प्रोडक्ट बना के देते हैं क्या? नहीं, आपको क्या देते हैं? बैंक सर्विस, यानी आपके पैसे को वो हिफाजत से रखते हैं और फिर आपको जब जरूरत पड़ता है आप अपना पैसा वहां से निकाल लेते हो। तो बैंकिंग भी आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस। ट्रेड, जितने भी व्यापार हो रहे हैं, गुड्स का खरीद, यानी कि मान लो सामान जो बाजार में मार्केट्स में जो गुड्स बिकते हैं, तो मार्केट जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस। मदद कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। किस लिए मदद कर रहा है? उनके सामानों को बिकवाने में। तो ट्रेड एक प्रकार का किसका एग्जाम्पल है? टर्सरी सेक्टर का। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टर्सरी एक्टिविटीज। तो टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ समझा। ये गुड्स प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, बस ये सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। हम बार बार कह रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर सर्विस देते हैं, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम बच्चों क्या है? सर्विस सेक्टर। इसको एकदम याद कर लेना, दिमाग में एकदम घोर लेना। ट्रांसपोर्ट क्या देते हैं? सर्विस। स्टोरेज क्या देते हैं? सर्विस। कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। बार बार हम लोग यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं दो सेक्टर में, सर्विस कहां प्रोड्यूस होता है? टर्सरी सेक्टर में। आगे, सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विसेज। इसमें टर्सरी सेक्टर में कुछ और इसेंशियल सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, दैट में नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी भी सर्विसेज ये इंक्लूड करता है जो गुड्स के प्रोडक्शन में मदद नहीं करती हैं। हर एक बार ये मदद ही नहीं करेगा, कुछ और भी हैं चीजें। क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? सर्विस। कोई सामान बेच रहा हूं क्या? धान गेहूं चावल बेच रहा हूं क्या? नहीं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। मैं यहां पर बैठ करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप अपने घरों में बैठ करके आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। अपने नॉलेज, अपने स्किल के मदद से, जो भी वो पढ़ाई की है डॉक्टरी का, उसके मदद से आपकी दवाइयां वो लिखते हैं। बाद में आप दवाई जाकर के खरीदते हो कहां से? दवा दुकान से खरीदते हो। तो डॉक्टर भी आपको सर्विस देते हैं। वॉशरमैन जो आपके कपड़ा धोते हैं, आप उनको कपड़ा दे देते हो, कपड़ा वो धो करके आपको दे देते हैं, यानी आपके कपड़े को वो नया करके फ्रेश करके आपको देते हैं। वो आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस। नया कपड़ा नहीं दे रहे हैं, आपके कपड़े को ही धो के आपको दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। बार्बर्स, आप नाई के दुकान पर जाते हो बाल कटाने, ठीक है, तो क्या आपको कैंची फ्री में देता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके बालों को क्या करता है? काटता है, यानी आपको सर्विस देता है, आपको और अच्छा सुंदर बनाता है। कॉबलर्स मतलब मोची, जो आपके जूते चप्पल्स को जो सीते हैं, वो भी आपको क्या देते हैं? सर्विस। आपके फटे हुए जूतों को काम के लायक बनाते हैं। लॉयर्स, वकील, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब आप लोगों को क्या देते हैं? सभी को सर्विस देते हैं। एंड पीपल हु डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जितने भी IAS IPS चला रहे होते हैं जिलों को, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? पुलिस, सर्विस देते हैं हम सभी को। न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कुछ नई सर्विसेज भी आई हैं जिनको IT कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि 1990 से पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन जब IT आया तो पूरे चेंज कर दिया, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, रिवॉल्यूशन ला दिया। क्योंकि आज हर एक फील्ड में IT का यूज है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इटसेल्फ कौन से सेक्टर का है? टर्सरी सेक्टर का है। इंटरनेट कैफे, ATM बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एटसेट्रा, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर। क्योंकि यहां पर कोई गुड्स आपको नहीं बेचा जा रहा है, आपको सर्विस मिल रही है, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू। आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राइमरी में बस इतना ध्यान रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमको डायरेक्ट मिलता है नेचर से प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर, जब हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को हम लोग मशीनों में ले जाकर के उसका रूप बदल देते हैं, जैसे कॉटन को ले जाकर के कपड़ा बना देते हैं, उसको सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी इन दोनों को मदद करता है, सपोर्ट करता है। इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में भिजवाने तक ट्रांसपोर्टेशन का जो मदद लगता है, उसी को कौन सा सेक्टर कहते हैं? टर्सरी सेक्टर। तो आई होप कि आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं। अगला स्लाइड में बच्चों है टॉपिक कंपेयरिंग द
3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब इनको कंपेयर करके देखते हैं, इस पूरे स्लाइड में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे तीनों सेक्टर्स को। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर्स मिलके बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। हर एक सामान जो आपके घर में मिलता है ये इन्हीं तीनों सेक्टर्स का देन है। जो भी कि सुई से लेकर एरोप्लेन तक जितने भी प्रोडक्ट आप अपने घरों में अपने आसपास देखते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट इन्हीं 3 सेक्टर्स के द्वारा बनाया जाता है। आगे, ऑल्सो दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जब इतना सारा प्रोडक्ट बनाया जाएगा, प्रोड्यूस होगा, तो वो तो हवा में तो नहीं बनेगा ना। उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लोग भी लगेंगे, जनता भी लगेगी। वो लोग जो लगे रहते हैं उन प्रोडक्ट को बनाने में, फैक्ट्रीज में वर्कर्स, लेबर्स या फार्मर्स जो खेतों में प्रोडक्शन करते हैं, ये लार्ज नंबर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ये तीनों सेक्टर्स, यानी प्राइमरी सेक्टर्स में भी लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में भी काम करते हैं, टर्सरी में भी काम करते हैं। तो अभी तक पहले पॉइंट में हमने ये देखा, ये तीनों सेक्टर्स मिल करके लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और चूंकि ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो इनको प्रोडक्शन बिना लेबर के तो होगा नहीं। आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सब चीजें चाहिए होती हैं आपको प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए होते हैं, काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, लोग ही प्रोडक्शन करते हैं। तो ये लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन करती हैं, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी ये जनरेट करते हैं तीनों सेक्टर्स। To see the dominant sector, we have to find out how much goods and services are produced and how many people work in each sector. अब ये पता करने के लिए बच्चों, क्योंकि टॉपिक का क्या नाम है, कंपेयरिंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर में कौन सा सेक्टर डोमिनेंट है, यानी कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ये पता करने के लिए हमको अलग अलग सेक्टर में कितने गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं सबको पता कर लेंगे। तो कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियरली यही कहना चाह रहा है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। आसान है क्या गिनना? इतने सारे प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, इतने सारे प्रोडक्ट, हर एक चीज़, कॉफ़ी से राइस से लेकर के कार्स, फर्नीचर्स, बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं हमारे देश में। क्या सबको काउंट करना पॉसिबल है क्या? तो ये कह रहा है यही कि हम कैसे गिनेंगे इतने सारे गुड्स और सर्विसेज एंड नो द प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। ईच सेक्टर मैंने बोल तो दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबको गिन लेंगे तो पता चल जाएगा किसमें ज़्यादा प्रोडक्ट। लेकिन ये कह देना और करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने प्रोडक्ट हैं, सबको गिनना पॉसिबल है क्या? प्राइमरी का एग्जाम्पल ले लो, राइस प्रोड्यूस होता है। अब एक एक राइस के दाने को गिनोगे क्या? पॉसिबल है क्या कि कितने राइस प्रोड्यूस हुए? क्या प्रोडक्ट को काउंट करना पॉसिबल है? नहीं है। क्यों ऐसा बोलते हैं आगे बताएंगे। विथ थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हजारों प्रकार के गुड्स और सर्विस हम लोग रोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर, यानी हम कैसे गिनेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, कार को नेल्स से कंपेयर करेंगे क्या? आपको कंप्यूटर्स को हम लोग फर्नीचर से हम लोग कंपेयर करेंगे क्या? नहीं, कार तो बड़ा है, कार को गिनना आसान है कि चलो भाई हम लोगों ने 1000 कार प्रोड्यूस किया। नेल्स को गिनना आसान है क्या? मान लो कोई कंपनी कॉफी का प्रोडक्शन कर रही है, कॉफी बना रही है वो बीन्स से, कॉफी बीन्स से, तो क्या वो कॉफी, एक एक कॉफी को काउंट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं? कॉफी बन रहा है, नेल्स बन रहा है देश में, कार बन रहे हैं, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, रेल्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। हम कॉफी को कार से कंपेयर कर सकते हैं क्या बच्चों? तब तो कॉफी बनाने वाली कंपनी बहुत रईस हो जाएगी। कॉफी बनाने वाली कंपनी कहेगी कि हम लोगों ने 1 करोड़ कॉफी आज बेचा, 1 करोड़ गिन के काउंट करके, मान लो थोड़ा सा ही कॉफी, इतना सारा कॉफी आपको 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब कार वाला कहेगा कि हम तो 1 करोड़ कार बेचने में तो हम तो मर जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों नंबर काउंट नहीं करते हैं, उनकी वैल्यू को काउंट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, 1 करोड़ कॉफी बेचा, इसका कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होता है,
लेकिन कॉफी को आपने कितने रुपए का बेचा अगर पूछिएगा तो ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ जो भी वो कॉफी बेचे होंगे वो बेचे होंगे मान लो 1 लाख रुपए का। 1 लाख का कॉफी बिका। ये पैसे में काउंट करना बहुत ही आसान है, नंबर्स काउंट करने के बदले में। अब ये 1 कार बेचा, इसको 10 लाख का बिका, इसका कितने का बिका 1 लाख का, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ज़्यादा वैल्यूएबल गुड है, ये कम वैल्यूएबल गुड्स है। तो आगे देखते हैं, पता चलेगा। यहाँ प्रॉब्लम आ गया। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। नंबर ऐड नहीं करना है हमको, क्या ऐड करना है, वैल्यू ऐड करना है, यानी कि गुड्स कितने के हैं। मान लो एक फार्मर है जिसने प्रोड्यूस किया बच्चों राइस, तो वो राइस कितने का प्रोड्यूस किया, कितने रुपए का, उसका नंबर नहीं कि कितने राइस प्रोड्यूस किए, नहीं, उसका वैल्यू। अब मान लो कि इसने 1 क्विंटल राइस प्रोड्यूस किया जिसका दाम मार्केट में 4000 रुपया है, तो वो 1 क्विंटल या नंबर काउंट नहीं होगा, कितने का काउंट होगा, 4000, यानी उसका वैल्यू काउंट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का नंबर नहीं, कितने प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया वो नहीं, उसका वैल्यू क्या है, इससे पता चल जाएगा आसानी से कि हमने कितना प्रोड्यूस किया है। आगे, टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड, यानी किसका इस्तेमाल करना है, उनका वैल्यू इस्तेमाल करना है, उनका नंबर को इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जाम्पल है, इफ 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड, यानी 10,000 किलो का व्हीट, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, जिसको बेचा गया 8 रुपया पर केजी, देन द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी 8 इंटू 10,000, 80,000 रुपया, यानी 10,000 किलो का व्हीट बेचे गेहूं, 8 रुपया पर किलो गेहूं का दाम है, तो गेहूं का कितना वैल्यू हो गया, 80,000। और हम लोग किसको काउंट करेंगे, उस 80,000 को, यानी कि वैल्यू को। हम लोग 10,000 किलो व्हीट को काउंट नहीं करेंगे। आगे, द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट, 5,000 नंबर है कोकोनट का, नारियल का, लेकिन एक कोकोनट का दाम कितना है, 10 रुपया, तो हम लोग किसको काउंट करेंगे, उसके वैल्यू को। कितना वैल्यू हो गया, 50,000। तो अब काउंट करने का बच्चों तरीका आपको पता चल गया कि हम लोग कैसे काउंट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू को काउंट करते हैं, उसके नंबर को नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि नंबर तो अनंत है, बहुत सारे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसके वैल्यू को काउंट करते हैं, जिसके 2 एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। इसी तरह से 1 2 3 तीनों सेक्टर में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनके वैल्यू को लिख दो, इसके भी वैल्यू को लिख दो, इसके भी वैल्यू को लिख दो, और तीनों को जोड़ दो। जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कि तीनों सेक्टर्स ने कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है। अब आसान, तीनों सेक्टर्स में कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं। हम लोगों को इस स्लाइड से ये पता चल गया कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ऐड करते हैं, उनके नंबर्स को नहीं ऐड करते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन इसमें भी बच्चों एक प्रिकॉशन है, ध्यान देना। यही कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स कंटिन्यू है, अभी तक वही चल रहा है। प्रिकॉशन क्या है, सावधानी बरतना पड़ता है। नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। हर गुड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है या बेचा गया है उसको गिनना जरूरी नहीं है। ये क्या कह दिया, पहले के साइड में तो हम लोग यही पढ़े कि सबके वैल्यू को जोड़ना है, गिनना है, लेकिन यहाँ पर प्रिकॉशन बता रहा है कि सावधानी बरतनी है हमको। कहाँ सावधानी बरतनी है, हर एक गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ है या बेचा गया है उसके वैल्यू को नहीं जोड़ेंगे हम लोग। आगे, ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। कितना बढ़िया ये टॉपिक है, आज हम आप लोगों को समझाएंगे, ध्यान देना। मान लो कि आपकी मम्मी हैं, ये बनाती हैं घर पे टेडी बियर, ठीक है। मम्मी ने चिंटू को, चिंटू इनका एक बेटा है, बड़ा सुंदर है चिंटू को बोला कि बेटा जाओ टेडी बियर बनाने का रॉ मटेरियल बाजार से खरीद के ले आओ। चिंटू गया, मम्मी से 300 रुपया लेकर के गया, और ये 300 रुपये का सामान, टेडी बियर का आँख, रुई, जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो खरीद करके ले आकर के मम्मी को दे दिया, ठीक। मम्मी उस 300 रुपये के टेडी बियर में से
उन्होंने टेडी बियर बनाया और उसको बेचा बाजार में 500 रुपए में। ध्यान देना, तो इसका फाइनल जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ? 500 रुपए। ये 300 उसमें जोड़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 300 जो है वो 500 में बच्चों ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझना ध्यान से कि मम्मी ने 300 रुपया दिया चिंटू को, चिंटू ने 300 रुपए का सामान खरीद लिया इंटरमीडिएट, ठीक, उस सामान को नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसी सामान से क्या बन गया? टेडी बियर, और टेडी बियर बिका कितने का? 500 रुपए का, यानी मम्मी को फायदा कितने का हुआ? 200 रुपए का। 300 का सामान, 200 का फायदा, टेडी बियर का टोटल दाम कितना हो गया? 500। तो ये 500 रुपया जो है बच्चों ये फाइनल वैल्यू है, और बाकी ये जो 300 रुपया है वो क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू। यानी सबको नहीं जोड़ेंगे, जो भी इसमें काम लगा है या मेहनत लगा है वो नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हम किसको जोड़ेंगे? फाइनल वैल्यू को जोड़ेंगे। कैसे? आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है, एक फार्मर है, अ फार्मर हु सेल्स व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी। इसने एक बिस्किट कंपनी को 10 रुपया पर केजी व्हीट का फ्लोर यानी कि आटा बेचा। किसको बेचा? बिस्किट कंपनी वाले को। बिस्किट कंपनी वाले ने फर्दर खरीदा है शुगर प्लस ऑयल। मान लो इसने 10 रुपया और खर्चा किया बिस्किट कंपनी ने शुगर और ऑयल में, और 10 रुपया खर्चा किया था किसमें? तेल में। इसने ये पूरे प्रक्रिया से बेचा 60 रुपए का बिस्किट, और बिस्किट 60 रुपए में 4 पैकेट बेचा, यानी कि 15 रुपया पर पैकेट बिस्किट बेचा। अब ये बताओ इसमें फाइनल गुड्स क्या हुआ? इस पूरे प्रोसेस में बच्चों फाइनल गुड्स जो हुआ वो हुआ बिस्किट, जो डायरेक्ट बेचा जाएगा। किसको बेचा जाएगा? कंज्यूमर्स को। बिस्किट फाइनल गुड हो गया, और इंटरमीडिएट गुड कौन सा हुआ? जिससे बिस्किट बनाया गया, जैसे कि आटा, जैसे कि शुगर, जैसे कि ऑयल, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। लेकिन जब हम जीडीपी में इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे कि 60 + 10 + 10। ऐसा इसलिए नहीं कैलकुलेट करेंगे बच्चों क्योंकि इसी 60 रुपए में से 10 रुपए का क्या खरीदा है इसने? बिस्किट कंपनी वाले ने 10 रुपए का शुगर और ऑयल खरीदा है। इस बिस्किट कंपनी ने 10 रुपए का खरीदा है क्या? व्हीट खरीदा है। इसी 60 में से 10 रुपया उसने दिया होगा किसको? फार्मर को, व्हीट के बदले। इसी 60 रुपए में से 10 रुपए का उसने खरीदा होगा शुगर और ऑयल। तो बचा कितना? उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपए। तो वो बाकी जो 20 रुपए का सामान है इसी 60 में इंक्लूडेड है ना, इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड्स एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। यानी कि फाइनल वैल्यू में हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये इसी में ऑलरेडी क्या है? इंक्लूडेड है। बिस्किट कंपनी वाले का टोटल इनकम कितना हुआ? 60 रुपया, 4 पैकेट बिस्किट बेचने के बाद। अब इसी 60 रुपए में से उसने दिया है ना फार्मर को 10 रुपए गेहूं का, आटा का, इसी 60 रुपए में से ना वो शुगर और ऑयल खरीदा है। समझ में आया? तो इसीलिए बच्चों सिर्फ फाइनल वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू को जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। आगे हम बताएंगे आप लोगों को जीडीपी क्या होता है। अब आगे देखिए इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स क्या होता है, ध्यान देना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है समझना। दे आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम फर्दर आगे फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में करते हैं उस गुड्स को कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड। जैसे एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में फ्लोर, आटा। आटा क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों है? क्योंकि अब उस आटे से बनाया जाएगा बिस्किट बनाया जाएगा, तो बिस्किट फाइनल गुड हो जाएगा, जो एकदम फाइनल बनाया गया। यानी अब बिस्किट से कुछ नहीं बनाया जा सकता। बिस्किट को डायरेक्ट कंज्यूमर क्या करेगा? खाएगा। लेकिन बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल का जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? आटा। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे फर्दर कोई गुड्स बनाया जा सके। इंटरमीडिएट गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं जिससे फर्दर यानी आगे कोई और सामान बनाया जा सके, उसको कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स, गुड्स दैट रीच डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, दीज आर नॉट रीसोल्ड। वो सामान जो कंज्यूमर डायरेक्ट दुकान से खरीदता है, जैसे टूथपेस्ट, अब खरीदेगा तो उसको पेस्ट ही करेगा, उससे कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचते हैं और कंज्यूमर उसका इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। और हम लोग किसको ऐड करते हैं? सिर्फ किसके वैल्यू को ऐड करते हैं? फाइनल गुड्स के। और इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को नहीं ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होता है? इंक्लूडेड होता है किसमें? फाइनल गुड्स में। हम लोगों ने एग्जांपल से ये देख लिया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, समझते हैं जीडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बार बार आप लोग जीडीपी सुनते होंगे कि देश का जीडीपी आगे गया कि पीछे गया, चाइना का जीडीपी क्या है, पाकिस्तान का जीडीपी क्या है, हमेशा सुनते हो कि जीडीपी क्या होता है। आज हम लोग क्लियरली जीडीपी को समझेंगे, इस पूरे का पूरा जो टॉपिक है इसका एकदम सर्जरी करेंगे कि जीडीपी क्या है। देखो जीडीपी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सब, उसमें से कुछ हटाया नहीं गया है, टोटल। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू यानी देश के अंदर, देश के बाहर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको नहीं। और प्रोडक्ट जानते ही हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है। समझिएगा इसको ध्यान से, सकल घरेलू उत्पाद क्या है पहले मैं समझा देता हूं। किसी भी एक देश के अंदर और एक साल के अंदर, ये दो वर्ड याद रखना, एक देश के सीमा के अंदर और एक साल टाइम के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे 3 सेक्टर हैं तुमको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, कहां? किसी एक देश के बाउंड्री के अंदर और एक साल के अंदर। तीनों सेक्टर्स में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनके फाइनल वैल्यू का सम जोड़ दो, उनके फाइनल वैल्यू को। और फाइनल वैल्यू क्या होता है अभी हमने आपको पढ़ाया है। उनके फाइनल वैल्यू का जोड़, सम ही क्या कहलाता है बच्चों? जीडीपी। नहीं समझ में आया? फिर से सुन लो। किसी एक देश के सीमा के अंदर टाइम कितना है हमारे पास? एक साल के भीतर जितना भी तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उनके फाइनल वैल्यू का सम जोड़ जीडीपी कहलाता है। समझ में आ गया? आगे देखो समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, तीनों सेक्टर में जितने भी फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस हुआ है इन अ पार्टिकुलर ईयर यानी एक साल के भीतर, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। उस साल के लिए टोटल प्रोडक्शन हो गया उस देश का। आगे, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जैसे प्राइमरी में धान, चावल, जैसे प्राइमरी में धान, कॉटन, सुगर केन, जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके फाइनल वैल्यू को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी कपड़ा बना इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े कंप्यूटर्स बने, जहाज बने, कार बने, सब के फाइनल वैल्यू को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और तीसरा सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने कितना फाइनल सर्विस दिया, बैंकिंग सेक्टर ने कितना कमाया सर्विस सेक्टर से, इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या कहलाता है? द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर्स कॉल्ड जीडीपी। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। जितने भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं एक देश के अंदर और एक साल के अंदर, सब के जोड़ को, सबको जोड़ दो, क्या कहलाएगा? जीडीपी। एंड जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी बताता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जितना ज्यादा रहेगा जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था उतना बड़ा रहेगा। और एक जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि आज हमारा देश भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है जीडीपी पे, यानी 5वां सबसे बड़ा देश है पूरे दुनिया में। हमारा जीडीपी 5वां सबसे बड़ी जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में। आगे, इन इंडिया द मैमथ टास्क, इतना बड़ा टास्क जोड़ने का ये आसान है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, ये मैमथ टास्क यानी इतना बड़ा टास्क वो परफॉर्म करती है। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद का डेफिनेशन तुमको बताएं क्या? समझ में आएगा हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सुनना, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ध्यान से समझना। किसी एक वर्ष में किसी एक देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी। अगेन, यानी एक वर्ष में एक देश के सीमा के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं तीनों सेक्टर्स में, सब के फाइनल वैल्यू को जोड़ दो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। आई होप कि जीडीपी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सेक्टर में हम लोग चलते हैं, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। देखो बच्चों, आज जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी,
आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले वैसे ही थे क्या? नहीं। शुरुआत में कोई भी देश डिपेंडेंट होता है एक ही सेक्टर पे जिसका नाम है प्राइमरी सेक्टर, और धीरे धीरे ग्रोथ होता है प्राइमरी सेक्टर में। बहुत जब प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, तब डिमांड बढ़ती है किसकी? सेकेंडरी सेक्टर की। और जब सेकेंडरी सेक्टर भी अपना फुल फॉर्म में परफॉर्म करता है तब जरूरत पड़ जाता है टर्सरी सेक्टर का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, इन सभी सेक्टर्स का जरूरत पड़ता है। चलिए समझते हैं हिस्टोरिकल चेंज, बदलाव कैसे आया है इन तीनों सेक्टर्स में। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी शुरुआती दौर में, जब विकास का शुरुआती दौर था, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी दुनिया में बस एक ही इंपॉर्टेंट काम ही था, खेती, एग्रीकल्चर। पुराने समय में शुरुआती दौर में जब इंसान आया था तो उसका एक ही काम था खेती करना, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड वर्क में लगना, और उसी से वो पैसा कमाता था, वही उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। बस ये पॉइंट यही कह रहा है कि पुराने समय में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट सेक्टर था जिसका नाम था प्राइमरी सेक्टर। बट मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड, धीरे धीरे खेती करने का जो तरीका है उसमें बदलाव हुआ। पुराने समय में हल, दाव, कुदाल वगैरह से खेती किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम लोग देख रहे हैं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक आ गया है, HYV सीड्स, ये सब चीज़ें आ गई हैं। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगैन टू प्रॉस्पर, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ने लगा, प्रॉस्पेरस होने लगा, यानी खूब सारा प्रोडक्शन होने लगा। इट प्रोवाइड्स मच मोर फूड देन बिफोर, यानी पहले जो तरीका था खेती करने का उसमें बहुत ही प्रोडक्शन कम होता था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या होने लगा? बढ़ने लगा। मोर पीपल वेयर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने लगे किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन जब कोई भी सेक्टर बच्चों प्रॉस्पेरस होता है, आगे बढ़ता है, वहाँ टेक्निक्स चेंज होते हैं, तब अपने आप दूसरा सेक्टर का नीड आता है, जरूरत आता है। तब आया प्राइमरी से कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंट्रोड्यूस्ड, यानी बनाने का, सामान बनाने का अलग अलग तरीका, अलग अलग मशीन, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई। फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंशन, धीरे धीरे फैक्ट्रीज आई और फैक्ट्रीज धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू की, बढ़ना शुरू की, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगा। और फैक्ट्रीज में बच्चों जब कभी भी प्रोडक्शन शुरू होगा लार्ज स्केल पे, तो अधिक से अधिक लोग वहां शिफ्ट कर जाएंगे, काम करने लगेंगे, और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। ज़्यादा प्रोडक्शन में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा लोग काम करेंगे सेकेंडरी सेक्टर में, तो सेकेंडरी सेक्टर भी चीज़ों को अब सस्ते दाम में प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट देगा। लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगा और तेजी से ग्रोथ होगा, तब एक और सेक्टर का जरूरत महसूस होगा बच्चों। उस सेक्टर को क्या कहा जाता है? टर्सरी सेक्टर। सारे सेक्टर अपने में लिंक हैं, सारे सेक्टर्स एक दूसरे से क्या है? लिंक है। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। आज के डेट में टोटल प्रोडक्शन में टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सर्विस सेक्टर है। और आपको पता होगा कि इंडिया में आज सबसे अधिक जीडीपी में जो योगदान है वो कौन सा सेक्टर में? टर्सरी सेक्टर, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। सभी जगह पे लगभग आईटी का, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, किसके मदद से? सर्विस सेक्टर। आईटी हर जगह घुसा हुआ है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी जगह हो। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर। अधिक से अधिक लोग काम कर रहे हैं किस सेक्टर में? सर्विस सेक्टर में। तो हम लोगों ने देखा हिस्टोरिकल चेंज, शुरुआती दौर में कौन सा सेक्टर? प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और अब के डेट में कौन सा इंपॉर्टेंट है सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। तो सबका एक अलग रोल होता है। पुराने समय में स्थितियां अलग थी, उस समय लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देते थे, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट आया, चेंजेस आया। आज के डेट में तीनों सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस है और तीनों सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस स्लाइड में बस इतना ही। आगे के जो भी पार्ट हैं इस चैप्टर्स के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।